करने में आसानी होगा, स्केलिंग एक जैसा होगा। क्लियर? तो देखो मजा आ रहा होगा, आई होप ये टॉपिक पूरा मजा आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। ठीक है, और मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो देखो एक तो मैं समझ गया सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल का चक्कर, दूसरा और है एक इसमें स्पाइरल लिया जाता है, एक स्पाइरल टाइप का अरेंजमेंट किया जाता है। मैं वहां था तो मेरे पास है ये अरेंजमेंट, मैं हो सकता है धनबाद एक दो दिन में जाऊं तो वो अरेंजमेंट को मैं दिखाऊंगा, मेरे पास है, मैंने बनाया हुआ है वो अरेंजमेंट का प्रोटोटाइप। क्लियर? तो एक स्पाइरल का एक स्पाइरल शेप भी होता है। वो क्या होता है, जैसे मान फील कराता हूं मैं आपको, यहाँ तार लपेटे, अब ये तार लपेटे तो करंट कैसे निकलेगा बाहर? तो पता है यहां से ये सॉफ्ट आयरन से एक शाफ्ट टाइप का एक हुक, शाफ्ट नहीं, एक समझो ना, एक तार ये रॉड अटैच है, और इस रॉड के ऊपर क्या होता है, स्पाइरल अटैचमेंट होता है। पता है ये स्पाइरल क्या काम करता है, जरा सोचो, किसी को कोई आइडिया है क्या कि जो स्पाइरल अरेंजमेंट होता है वो क्या काम करता है? कोई मुझे बता सकता है? ठीक है, तो अगर आप इस स्पाइरल अरेंजमेंट को देखो, मैं उतना अच्छा पिक्चर तो नहीं बना सकता, फिर भी एक बार कोशिश करता हूँ आपको फील कराने का। देखो ये आपका सॉफ्ट आयरन है, ठीक है, यहाँ ऐसे होता है, और फिर यहाँ से एक स्पाइरल अरेंजमेंट होता है। क्या ये बात सबको समझ में आई? देखो ये किस तरह से स्पाइरल अरेंजमेंट है, और ये अरेंजमेंट पीछे भी होता है। ठीक है, क्लियर? ये एक स्पाइरल अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और जो तार लपेटा जाता है वो कैसे लपेटा जाता है आप समझ लोगे, तार ऐसे जा रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, तार ऐसे जा रहा है और ऐसे ऐसे, ये तार है। क्लियर? सबको फील आ गया? अब सवाल उठता है, और ये स्पाइरल अरेंजमेंट के बाद अब आगे की कहानी बाद में बताइए, यहाँ पे एक पॉइंटर होता है, यही पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अब ये पॉइंटर, लेकिन एक सवाल उठता है सर इसका काम क्या है और ये किस चीज से बना है? समझो, कोई मुझे बता सकता है इसका काम क्या? पहले ये समझ, अगर मान ले, जरा ध्यान से देखो, अगर मान ले कि इसमें करंट फ्लो किया, जरा फील करना मजा आ जाएगा, अगर मान ले इसमें करंट फ्लो किया तो बेटा ये तो डिफ्लेक्ट करने लगे और इसमें टॉर्क लगे। अगर मान ले कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो किया तो बेटा ये टॉर्क तो 2 एम्पियर का लगेगा और ये डिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, टॉर्क अगर लगता रह जाएगा तो बोलो ये लूप लगातार घूमता रह जाएगा। लगता है फील नहीं आया? अरे 2 एम्पियर का मुझे रीडिंग लेना है, मुझे थोड़ी लूप को घुमाते रहना है, घूम बराबर झूम, ऐसे मुझे कुछ नहीं करना है। तो सवाल है तो फिर रीडिंग कैसे? याद करो याद करो, अगर आपको रीडिंग लेना था स्प्रिंग बैलेंस में, जरा सोचो, अगर मुझे इस बोतल का मास मेजर करना है तो मुझे पता है कि एमजी एक फोर्स लगा है। अगर बेटा आप उस फोर्स को अकेले छोड़ दोगे तो एमजी इसको लगातार खींचता चला जाएगा। अरे वो एमजी इसको लगातार खींचता जाएगा कि नहीं, तो रीडिंग क्या खाक आएगा? अरे समझ में आया? तो सवाल है फिर इसके काउंटर बैलेंस में एक स्प्रिंग बैलेंस लगा होता है, और याद करो रीडिंग ये नहीं देता है, रीडिंग तो बेटा स्प्रिंग बैलेंस देता है। ओ हो फील नहीं आया? अरे फील नहीं है, वो स्प्रिंग क्या करता है समझने की कोशिश करो, स्प्रिंग उतना ही डिफ्लेक्ट होगा जितना इस पे फोर्स लगेगा। क्या ये बात समझ में आया? और ये जहां जाके रुकेगा स्प्रिंग का वो जो पॉइंटर होता है वही जाके रुक जाएगा। ठीक है, फिर से बताता हूँ, ठीक है राशि, टेंशन मत लो। अच्छा जरा ध्यान से सुनो, राशि ने बोला कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए सर। जरा सोचो, अगर मान लो यहाँ पे एक फोर्स लगाओ एमजी, फील करो, मैं अगर इसका मास मेजर करना चाहता हूँ तो क्या इसको आप छोड़ दोगे बेटा, एमजी महसूस कर लोगे? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे ही छोड़ दोगे तो नीचे चलता चला जा रहा है, ये जा रहा है, गड्ढा खोद दो और नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? ये चलता चला जाएगा। लेकिन सवाल उठता है सर तो फिर मास कैसे मेजर करें? हाँ, तो जरा ध्यान से सुनो, मास कैसे मेजर करना। तो मास मेजर करने के लिए क्या करना है, मुझे ये जो mg लग रहा है उसके काउंटर बैलेंस में एक स्प्रिंग बैलेंस का सहारा लेना पड़ता है, और वो स्प्रिंग क्या करता है जरा ध्यान से देखना, वो स्प्रिंग उतना ही खींचेगा। अरे जरा फील करो, वो स्प्रिंग उतना ही खींचेगा जितनी उसकी मास होगी। तो बेटा मेजरमेंट तो मुझे स्प्रिंग बैलेंस दे रहा है, स्प्रिंग बता रहा है भैया मैं इतना खींच गया, मतलब स्प्रिंग बोलता है भैया देखो मैं इतना खींच गया, मतलब इसकी मास इतनी है, भैया मैं ज्यादा खींच गया, बहुत भारी चीज आपने लटकाया भैया, ये गलत बात है, भैया मैं नहीं खींच रहा हूँ, कोई चीज आपने लटकाया ही नहीं। समझो, तो रीडिंग कौन, अगर आप मान लो यहाँ पे करंट दे के अगर ऑब्जेक्ट को छोड़ देते, इस कॉइल को छोड़ देते, इसमें तो टॉर्क लग रहा है ना बेटा, तो ये टॉर्क लग रहा है कि बेटा पॉइंटर रुकेगा थोड़ी। टॉर्क का मतलब क्या होता है, अल्फा, अल्फा का मतलब क्या होता है, ओमेगा। एक बार ओमेगा आ गया तो बेटा घूम 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 घूमते रहेगा। तो सवाल है बेटा रोकना है मुझे इसे रोकना है रे भाई, समझने की कोशिश करो, समझ में आना, और मुझे रोक के वो रीडिंग पे जाना है, वो रीडिंग पे जाना है। क्लियर? अब सवाल उसको रोकने के लिए क्या चाहिए, तो याद करो लीनियर मूवमेंट के लिए जरा ध्यान से देखो, अगर आप चाहते थे एक फोर्स mg को बैलेंस करना था तो आपने किसका सहारा लिया था, स्प्रिंग का। ये स्प्रिंग क्या कर रहा था, उस फोर्स के अगेंस्ट लग रहा था, और ये स्प्रिंग क्या कर रहा था, उस फोर्स के अगेंस्ट लग रहा था, और आपने ध्यान दिया होगा ये mg जितना ज्यादा लग रहा था स्प्रिंग उतना ज्यादा खींचता चला जा रहा था, और स्प्रिंग का खिंचाव ही इसको बैलेंस कर रहा था।
क्या फील आया? तो यहाँ पे इस फोर्स को बैलेंस करा स्प्रिंग, क्योंकि ये लीनियर मोशन। लेकिन सवाल होता है कि अगर कोई चीज घूम रहा है तो उसको अगर कोई बैलेंस करना चाहे तो कैसे बैलेंस करेगा? समझे? तो उसको कैसे बैलेंस किया जाएगा? तब आप समझ गए, उसको बैलेंस करेगा ये बैलेंस करेगा ये स्पाइरल स्ट्रक्चर। ये भी एक तरह से समझो स्प्रिंग का रोटेशनल इक्विवेलेंट है। जिस तरह स्प्रिंग लीनियर में काम करता है ना, बैलेंस करने का काम करता है, और वो समझ में आ रहा है ना, ये भी वैसा ही काम करेगा। बस अंतर क्या होगा, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था वो एक्स में हो रहा, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो थीटा में हो रहा। हो फील नहीं आया? अरे फील नहीं आया। कुछ लोग बोलेंगे मशरूबा पगला गया। क्या समझ में आया? आप जरा सोचो, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था वो किस पे हो रहा था? तो जरा सोचो, यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्प्रिंग को आप क्या लिखते हो, केएक्स। तो यहाँ पे ये क्या महसूस करेगा, ये भी टॉर्क महसूस करेगा। तो टॉर्क एक्सपीरियंस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, के थीटा। देखो के यहाँ जो काम कर रहा है, ये के क्या था, हर स्प्रिंग की अलग अलग होती है स्टिफनेस फैक्टर। उसी तरह से ये क्या है, हर जिस मटेरियल से ये बना है उसका अपना अपना होगा। और ये थीटा क्या है, समझ गए आ गया? तो ये मटेरियल में टॉर्क उतना ही महसूस करेगा जितना ज्यादा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा। अगर आप ज्यादा घुमाओगे तो ज्यादा टॉर्क महसूस करेगा, कम घुमाओगे तो कम टॉर्क महसूस करेगा। क्या ये बात सबको फील आ गई? तो अब सवाल उठता है कि सर ये के कितना लिया जाता है ना? तो अब पता है आपको ये जिस चीज से बनता है, आपने इस टेक्निक का यूज किया हुआ है, लेकिन आप गधेड़े हो, आप साइंस को ना अपने प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं देखते। शायद इसीलिए साइंस और फिजिक्स आपको बहुत टफ लगता है, ठीक है? लेकिन मैं बार बार अपने बच्चों को बोलता हूँ, फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट, और ये प्रूफ मैं आपको लगातार दिए जा रहा हूँ, लगातार इस 3 4 5 6 महीने से। तुम ध्यान से देखो, हमारे पास जितने भी बच्चे हैं सबका मार्क्स फिजिक्स में ही हाईएस्ट है, चाहे वो गधा हो या घोड़ा हो या कोई भी। समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो फिजिक्स सबसे इंटरेस्टिंग और आसान सब्जेक्ट्स में से कुछ याद ही नहीं रहता। अब सवाल उठता है सर ये किस चीज का बना हो, कैसे पता करें? अरे बुर्बक, ये तुम्हारे घर में रोज देखे हो, बच्चा इसी चीज से तो खेलता है, ये क्या है? अरे ध्यान से सोचो क्या है? कोई बता सकता है ये किस मटेरियल का बना होता है? ये कोई बता सकता है ये किस मटेरियल का बना होता है? तो ये बना होता है फॉस्फोर ब्रॉन्ज का। ये बना होता है फॉस्फोर ब्रॉन्ज का। समझ में आया ना? फॉल इन लव विद फिजिक्स। अरे क्या बोले, हाँ फिजिक्स ना गजब चीज है, तुम यकीन नहीं कर सकते। क्या मैं बोलूं, मेरा पर्सनल लाइफ थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं रहता, लेकिन फिजिक्स के जब भी लाइफ में मैं आता हूँ, ठीक है, बहुत जबरदस्त हो जाता है, बहुत जबरदस्त। मतलब फिजिक्स ना एक लाजवाब चीज है। जब मैं यहाँ आता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, ठीक है? हाँ समझ रहे हो, मैं अपने हेल्थ को भूल जाता हूँ। पर्सनल लाइफ कहने का मतलब मेरा हेल्थ है, ठीक है? आपको ऐसे वैसे मत समझ लेना, ठीक है? बहुत अच्छा फ्लक्चुएशन, समझ में आ रहा है ना? अगर कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आप अपने हेल्थ को क्यों सुधारना चाहते हो, तो मेरे को जीने का कोई शौक नहीं। लेकिन फिजिक्स ना गजब चीज है। मुझे मैं ये नहीं कहता कि मैं जुनूनी मास्टर हूँ, ठीक है? मैं कुछ करना चाहता हूँ फिजिक्स में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फिजिक्स में मजे लेना चाहिए सब, है ना? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अब जैसे इसी को देखो ना, इस अरेंजमेंट को देखो। अब बेटे ये डिवाइस क्या है? अब तुम इसको रोज यूज करते हो, तुम्हें पता नहीं। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ इसका मतलब क्या, जरा ध्यान से सुनो। ये पता है क्या है? ये है फॉस्फोर ब्रॉन्ज। अब कुछ लोग बोलेंगे सर फॉस्फोर ब्रॉन्ज आपने देखा है क्या? मैं अगर आपसे बोलूं कि आपने फॉस्फोर ब्रॉन्ज देखा है क्या, तो आप बोलोगे नहीं देखी। अरे दोस्तों आपने देखा है, याद करो फॉस्फोर ब्रॉन्ज कहाँ देखा, याद करो याद करो याद करो याद। ट्वाइस कार में देखा होगा, है ना? अब ये काम क्या करता है? ये वैसे ही काम करता है जैसे स्प्रिंग, ट्वाइस में देखा होगा, है ना? कभी ट्वाइस को तोड़ा है? नहीं सर, कभी कहा तोड़े, तो देखेंगे काम। अब मैं बताता हूँ। अच्छा स्प्रिंग क्या करता है? ये वाला स्प्रिंग एनर्जी स्टोर करता है, याद है? और ये स्टोर करके क्या देता था? लीनियर मोशन। उसी तरह से ये वाला डिवाइस क्या होता है? सोचो कार में देखना, एक चाबी हेट के एनर्जी स्टोर किया जाता है, याद है? तो बेटा कार में क्या क्या किया जाता है? चाबी, वो अंदर में एक चाबी होता है और कार का ये में व्हील से कनेक्टेड, उसको हटा जाता है। जितना बार आप रोटेट करोगे वो घूमता जाएगा घूमता जाएगा। तो सोचो वो एनर्जी जो स्टोर कर रहा था, ये क्या लिखते थे? हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये जो एनर्जी स्टोर करता है वो लिखते हैं हाफ के थीटा स्क्वायर। जितना ज्यादा चाबी घुमाओगे वो उतना ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है। और जैसे ही चाबी को छोड़ोगे वो अपना फिर पोटेंशियल एनर्जी को किसमें रिलीज करेगा? व्हील को देगा वो एनर्जी, और व्हील ही उस कार को आगे बढ़ाता है। तो बहुत बेसिक सा साइंस इन्वॉल्व है इस पूरे गेम में। और पता है इसमें यूज जिसको किया जाता है उसकी स्टिफनेस फैक्टर अच्छी होनी चाहिए, और वो हमारा कौन है? समझ गए होगे, फॉस्फोर ब्रॉन्ज। क्लियर? इसकी स्टिफनेस फैक्टर बहुत ही शानदार लाजवाब है, और ये स्प्रिंगीनेस एकदम, इलास्टिसिटी भी मस्त है, मतलब हर तरह से एकदम मस्त है। समझ में आया कि? दैट्स व्हाई यहाँ पे जो यूज किए जाते हैं वो कौन से चीज यूज किया जाते हैं? वो कौन से चीज यूज किया जाते हैं? फॉस्फोर ब्रॉन्ज। कुछ लोग बोलेंगे सर इसका वर्किंग को थोड़ा फील भी कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा सा फील करा सकता हूँ। इवन हर चीज में एक स्टिफनेस फैक्टर होता है, इवन इस पेपर में भी स्टिफनेस फैक्टर है, इस पेपर में। कुछ लोग बोलेंगे सर चलिए फील करा के, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा, मैं ये नहीं कर सकता कि मैं आपको 100% दिखा सकता हूँ,
लेकिन एक ट्राई करने में हमारा क्या जाता है ना। तो थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं हम लोग, चीजों को ट्राई करने में कोई बुराई तो नहीं है ना। और फिजिक्स में तो गलत सही तो हर चीज होता है। सो प्लीज एक्सपेरिमेंट में हंसना नहीं किसी को, मे भी आपको थोड़ा सा अजीब लगे, उठपटांग लगेगा ये एक्सपेरिमेंट, जरा फील करो। तो देखो मान लो ये एक सांप है, देखना आपको मैं फील कराता हूँ, ये इवन पेपर में भी है, लेकिन क्या है कि इसकी स्टिफनेस फैक्टर बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए पेपर का यूज नहीं करते, लेकिन हर चीज में है। दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए ये एक सांप है, जैसे ये निकला हुआ है, ये यहाँ से फिक्स होता है, तो मान लीजिए इसके साथ इसको अटैच कर दिया, ध्यान से देखिए, इसको इसके साथ परमानेंटली लॉक मार देता हूँ ताकि ये किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना कर पाए। ये मुझे पहले बना के रखना चाहिए क्या, लेकिन ये होता कि अगर पहले बना के रखता तो आपको फिर उतना फील नहीं आता था। अरे भाई इतना आसान नहीं है रे, है ना, फिजिक्स टीचर बनना इतना आसान है। देख अब आगे देखते, ठीक है, देख ये इसके साथ फिक्स कर दिया, इसको इसके ऊपर लपेट दिया, देखो तुम्हें पता है इसके ऊपर लपेट दिया, देखो यही तो है लपेटा, देखो ये लपेट दिया ना। अब तुम देखोगे तुमको हैरानी होगा, देखो मैंने इसको लपेट दिया, जैसे मैं छोड़ूंगा ये घूमना चाहिए, दिखाता हूँ, क्योंकि इसका देखो ये थोड़ा सा घूमना, देखो लूज हो रहा है, देखा, देखो अगर मैं इसको एकदम दिखाता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, अरे भाई इज्जत का बात है, थोड़ा सा हो जाए, देख अभी मैं इसको छोड़ता हूँ, देखना ये पूरा घूमना चाहिए, देखो लगता नहीं समझ, लगता नहीं समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, क्या समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, है ना, ये खुद घूमा, मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर इसको लपेटो, ठीक है, फिर इसको लपेटो, फिर छोड़ो, देखो ये हो रहा है ना, समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो मतलब हर चीज में किसी डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूज किया जाता है फॉस्फोर ब्रॉन्ज, अब फॉस्फोर ब्रॉन्ज क्या करता है समझ में आ गया, फॉस्फोर ब्रॉन्ज क्या करता है आप समझ में आ गया होगा, आई होप। अब देख फायदा नंबर 1, तो तुम सोच अगर ये स्प्रिंग जैसा है फॉस्फोर ब्रॉन्ज, तो देख ये क्या होता है, ये यहाँ से फिक्स होता है और ये एक जगह से और फिक्स किया जाता है, ये एक जगह से। अब देख अब तू सोच ये घूम रहा था, लेकिन तू सोच अगर ये बढ़िया मटेरियल का बना होता तो ये नहीं घूमता, ये थोड़ी घूमता, ये चीज घूमता और ये ऐसे होता, क्या फील आया मैं क्या कह रहा हूँ, और ये घूमता, समझने की कोशिश, ये घूमता ना, अगर आप टाइट करते तो ऐसे घूमता, ठीक है, और आप रिलीज कर दोगे तो फिर ऐसे घूमेगा, क्या फील आया। अब अगर ये घूमेगा, इससे अटैच पॉइंटर भी तो टिंग 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 होता रहेगा, क्या फील मैं करा पा रहा हूँ, क्या फील मैं करा पा रहा हूँ, जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ क्या आप समझ रहे हो। अच्छा, तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर क्या बात है, तो जरा सोच अब क्या होने वाला है। तो फॉस्फोर ब्रॉन्ज कहाँ यूज होता है मैंने ये बता दिया, कैसे काम करता है ये भी मैंने समझा दिया, ठीक है। अब अगला इंटरेस्टिंग चीज ये समझना है कि होता क्या, अब सोचिए ये लूप हो गया, अब ये हमारा अरेंजमेंट है और यहाँ ये एक इसके साथ रखा रहता है कि सांप को फिक्स कर दिया है, और पता है इसी के आगे इस तरह का एक मार्किंग किया रहता है, मार्किंग, इसी के आगे एक मार्किंग होता है, और ये मार्किंग कुछ कुछ होता है, ठीक है, इसके बारे में तो बताएंगे कुछ कुछ होता है, क्या क्या होता है, ठीक है, सत्य नंबर। अब यही घूमता है आगे, समझ में आया ना। तो तुम सोचो जो तुम गैल्वेनोमीटर देखते हो उसका बैकग्राउंड में बहुत कुछ है, आपको खाली सांप के आगे पॉइंटर दिखता है, उसके पीछे इतना सारा अरेंजमेंट छिपा हुआ है, क्या ये बात सबको फील आ गई, उसके पीछे ये अरेंजमेंट छिपा हुआ है, क्लियर। अब एक और चीज फील कराता हूं, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसका काम क्या था, तो समझ गए होगे इसका काम क्या था, जो करंट के कारण लगने वाला टॉर्क है उसको बैलेंस करना इसका पहला काम। दूसरा एक और फायदा हो गया इससे, आप सोचो क्या फायदा हो गया, सोचो सोचो, इसने एक और काम किया, है ना, एक तीर से दो शिकार करें। अरे देखो जब तार को आप लपेटे थे, जरा फील करना, तो तार को लपेटे थे तो ये तार कहाँ खत्म हुआ, तो पता है ये तार यहाँ से अटैच कर दिया, जैसे ही तार को अटैच करोगे करंट अब इधर से होते हुए क्या होगा, फिर बाहर निकल जाएगा। तो ये काम करंट को इन और आउट होने का भी एक सोर्स दे देता है, ये करंट को भी क्या करता है, अरे तरवा कहीं से तो शुरू होगा, अरे तार तो कहीं से तो इन मारेगा, तो तार कैसे इन मारेगा, तो देखो कैसे साइंटिस्ट लोग करते हैं, पीछे यहाँ खुला जगह जो रहता है, ध्यान से सुनो, तो पीछे खुला जगह में तार अटैच कर देते हैं, जैसे तार, अब वो तार समझ में आ रहा है ना, यहाँ से इसके वो तार देखो दो काम करता है, जरा फील कर रहा, वो तार दो काम करता है, तो करंट इन और आउट होने का भी एक साधन देता है, फिर इसी तार को इसके साथ लपेटते चले जाते हैं, घिच 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 घिच, फिर इस तार को यहाँ से समझ में आ रहा है यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, और वो करंट क्या होगा इसी के साथ फिर अटैच होता है, और वो चीज वेल्डेड रहता है। ये चीज क्या होता है मैं बताता हूँ, देखो अब तार कैसे काम करता है वो भी देख लो थोड़ा सा, अब बाकी तुम जाके किताबों में चेक कर सकते हो। तो जैसे ये एक सिलेंडर, ये सब चीज तो दिया नहीं देगा ना, तो थोड़ा सा ध्यान दो, ये सिलिंड्रिकल है, यहाँ तार लपेटा, घिच 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 घिच, अब ये तार खत्म हो, कहाँ जाके इसको खत्म करेंगे, तो ये तार पता है यहाँ जाके खत्म होता है, यहाँ ये तार जैसे ही खत्म हो गया। अब देखो ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज है, समझो एलॉय है, एलॉय है ये, ठीक है, तो समझ गए होगे क्या होने वाला है, ये तो करंट कैरी कर रहा है। अच्छा अब आगे देखो, अब देखो करंट यहाँ से निकला ना बाहर, अब ये भी फिक्स होता है, तो जहां से करंट निकला बाहर तो वहां दो फायदा होता है, एक तो इसको फिक्स कर दिया गया,
और जहां से निकला फिर वहीं से एक वेल्डेड तार निकल जाता है, वही तार आपका बाहर में प्लग से कनेक्टेड होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? यहां से तार निकला होता है वेल्डेड तार। कभी देखो तो तोड़ के गैल्वेनोमीटर के डिजाइन को, कितना खर्च आएगा? 200 रुपये। कितना खर्च आएगा? 200 रुपये। लेकिन ट्राई तो कर सकते हो आप, चीजों को देख के एनालाइज तो कर सकते हो कि कितना सिंप्लिसिटी से डिजाइन को बनाया जाता है। कुछ लोग बोलेंगे मास्टर जो है ना वो पागल है बेटा, कुछ भी पढ़ाया जा रहा है और बके जा रहे है ना। क्या ये ठीक है? क्या ये सबको फील आ गया? तो अभी तक मैंने जो जो चीज बताया, क्या ये सबको फील आ गया? प्लीज सारे लोग एक बार ईमानदारी से बताइए। देख हुआ क्या, समझ। सबसे पहले समझ कि आपको जो पॉइंटर दिखता है वो आगे की कहानी, इसके पीछे क्या क्या चीजें समझो। इसके पीछे हम बात करें, पॉइंटर के पीछे यहां पे एक स्पाइरल अटैचमेंट होता है। वो कैसे होता है? ये यहां से स्पाइरल घूमता है, क्लियर? और ये स्पाइरल भी कहीं फिक्स होता है। यहाँ एक स्पाइरल हो गया, फिर एक स्पाइरल यहाँ भी होता है, ठीक है? अब तुम बोलोगे सर दो दो स्पाइरल की, समझ गए? एक तो इन और आउट का रोल हो गया, और दो दो स्प्रिंग मिलेंगे तो के ज्यादा अच्छा होगा। दो स्प्रिंग अगर आप पैरेलल में अटैच करोगे तो के क्या बन जाता है? 2K। याद करो, उसकी स्टिफनेस फैक्टर बढ़ जाती है। तो अगर आप दो दो स्पाइरल रखोगे इसकी भी स्टिफनेस फैक्टर बढ़ेगी। खैर अब आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पे भी एक होता है, ये भी फिक्स होता है, क्लियर? ये भी फिक्स होता है, ये दोनों बहुत क्लोज होते हैं, वो उतना नहीं। अब सोचो, अब यहाँ हो गया, बीच में एक सॉफ्ट आयरन होता है, क्लियर? ये सब अब देखो, जो तार, एक तार बाहर जाता है, जो बाहर से जो करंट जो प्लग आप लगाते हो, अरे आप मीटर लोगे तो कहीं तो उसको अटैच करोगे, तो वो तार आता है, वो कहाँ अटैच होता है? वो सीधा यहाँ नहीं होता, वो कहाँ अटैच होता है? बताओ बताओ, वो कहाँ पे अटैच होता है? अब बताओ तो देखिए, वो कौन से पॉइंट में अटैच होता है? कोई बता सकता है? देखो मैं पॉइंट देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, कहाँ पे अटैच होता है? बोलो, वो कहाँ पे अटैच होता है? 1 2 3 4 5 6, बोलो जो तार आता है वो कहाँ पे अटैच होता है? 1। समझ में? बस वो तार का रोल खत्म। देखो इसे क्या क्या फायदा हुआ, अटैच हो गया, वो परमानेंट हो गया। अब वो तार फिक्स हो गया होता है, उधर बाहरी तार है। अब देखो, अब करंट यहाँ से होते हुए 2 में आएगा। अब बताओ करंट का फर्दर, अब ये वाला तार, ये तार भी तो कहीं से शुरू होगा, तो इसका शुरुआत कहाँ से होता है? कोई मुझे बता सकता है? ये तार का शुरुआत कहाँ से होता है? 2 से होता है। वेरी गुड, ये तार यहाँ से है। अब ये इसके ऊपर लपेटा है, डिंगा 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 रिंगा, और ये तार फिर यहाँ पे पोल। अच्छा बताओ, पोल वाला तार फिर कहाँ पे कनेक्ट होगा? लॉजिक से बताओ, पोल वाला तार फिर कहाँ से कनेक्ट होगा? लॉजिक से बताओ। फोर, ये 4 वाला तार फिर कहाँ से? 5 से, और ये 5 से कनेक्ट हो गया, ठीक है? ये कहाँ से कनेक्ट हो गया? 5 से, क्लियर? ठीक है, तो देख अब समझ क्या हुआ, ये पूरा फील आ गया होगा। तो इस तरह से इससे 2-3 फायदे हुए। देखो, एक तो बाहर का तार बाहर कनेक्ट रह गया, बाहर के तार बाहर रह गए, अंदर का तार अंदर रह गया। और तरह से घूम भी रहा है तो अंदर का तार ही घूम रहा है ना, और वो लूप के साथ ही घूम रहा है। बाहर वाला तार अगर अंदर आता तो बेटा वो घूमता तो पूरा तार जुटा हुआ रहता, तो तरवो घूमने लगता। समझ रहा? तो पता चला गैल्वेनोमीटर का तार लपेट के रखे हो बड़ा, जैसे करंट फ्लो का गैल्वेनोमीटर रोटेट करके अपने जा रहा है प्लग के पास। भैया क्या है, समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाहूँ। तो इस अरेंजमेंट से बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। खैर एकदम पूरा फील आ गया होगा कि अरेंजमेंट कैसे काम करता है। आई होप कि पूरा फील आ गया हो। पहले सारे लोग बताइए, अरेंजमेंट सबको क्लियर? ठीक है, तो इसीलिए तो कहा जाता है इन्वेंशन हर कोई नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है ये बात सबको समझ में आ गई। तो चलो थोड़ा सा कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अच्छे से समझ गए? चलो फोर, हाँ। अब अगला इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? अब सोचो क्या होगा, अब सोचो क्या होगा। तो अब मैं जैसे ही करंट दूंगा, बोलो, अब ये गैल्वेनोमीटर का अरेंजमेंट सेट हो गया। अब मैंने तार को क्या किया, करंट में जहां मुझे डिटेक्ट करना है वहां पे लगा। जैसे ही करंट अब फ्लो करेगा, बोलो क्या होगा? अरे जैसे ही करंट फ्लो करेगा, बोलो क्या होगा? अब आप समझ गए क्या होगा। जैसे ही करंट फ्लो करेगा, कोई तो टॉर्क महसूस करेगा। ये टॉर्क कौन महसूस करेगा? ये टॉर्क कौन महसूस करेगा? लूप या स्पाइरल, लूप या स्पाइरल, एल या स्पाइरल। तो ये टॉर्क को महसूस करेगा लूप। तो लूप में, लूप के कारण वो पॉइंटर डिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या बोलते हैं इसको? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो जैसे ही करंट फ्लो हुआ, करंट उस लूप को रोटेट करना चाहेगा, तो पॉइंटर क्या होना चाहेगा? डिफ्लेक्ट होना चाहेगा।
पॉइंटर क्या होना चाहेगा, डिफ्लेक्ट होना चाहेगा। क्लियर, 1 2 3। हाँ चलो देखो, तो मैं क्या बोल रहा था, तो सोचो वो जो करंट फ्लो करेगा, अब बोलो क्या होगा। तो जब किसी भी लूप में करंट फ्लो करेगा तो उस करंट के कारण क्या होगा, लूप डिफ्लेक्ट होगा। लूप क्या डिफ्लेक्ट होगा, लूप तो रोटेट करेगा, और जब लूप रोटेट करेगा तो पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा। उस पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा मतलब करंट एक तरह का टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा करंट जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो उस पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करना चाह रहा है या रिस्टोर करना चाह रहा है। देखो एक तो एक पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने लगा है कि बेटा पॉइंटर अपने मेन पोजीशन से खिसक जाए। वो कौन है, करंट है। वो कौन है, करंट है। वो कौन, वो किसके कारण से डेवलप हो रहा है, तो लूप में जो टॉर्क डेवलप होता है उस टॉर्क को बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्यों भैया, क्योंकि ये पॉइंटर को क्या करना चाह रहा है, डिफ्लेक्ट करना चाह रहा है। क्या सबको फील आ गया। तो देखो यहाँ पे भी एक चीज याद रखना, टॉर्क भी दो टाइप के हैं। एक वो टॉर्क जो लूप को डिफ्लेक्ट करना चाह रहा है, पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करना चाह रहा है, वो कौन सा टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और इस टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, बानी। अरे बोलो समझ में आनी, अरे कुछ कुछ बुझानी ना समझी। अरे समझ में आया कि नहीं, ये कौन सा टॉर्क होगा, हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गया, अरे क्या ये बात सबको समझ में आ गई, एक बार फटाक से सारे लोग बोलो यस सर। क्या ये बातें सबको फील आ गई या नहीं, ठीक है। तो ये हमारा टॉर्क है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। मतलब जब किसी भी लूप में करंट फ्लो करेगा तो ये टॉर्क डिफ्लेक्ट होगा। अच्छा ये तो डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन जरा सोचो जैसे जैसे ये डिफ्लेक्ट होगा कोई तो घूमेगा। अरे कोई तो घूमेगा, और वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि लूप को बेटा रिस्टोर हो। वो चाहेगा कि लूप के, अच्छा एक बात बताओ, लूप के मूवमेंट में कोई तो अपना कम पकड़ बनाएगा। जैसे याद करो स्प्रिंग क्या करता था, स्प्रिंग जैसे जैसे खिंचता चला जाता था वो एमजी को बैलेंस करता था, और एक ऐसा सिचुएशन आता था जहां पे जाके वो स्प्रिंग जाके इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता। उसी तरह से लूप के कारण अगर ये घूम रहा है तो यहाँ पे अटैच भी चीजें तो घूम रही है, और वो क्या हो रहा है, और टाइट होता जा रहा है, तो वो धीरे धीरे इधर की तरफ एक टॉर्क डेवलप कर रहा है ना। और ये धीरे धीरे इधर क्या कर रहा है, एक टॉर्क डेवलप कर रहा है। और एक बात बताओ, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये दोनों टॉर्क बराबर हो जाए। अरे बोल समझ में आया कि नहीं आया, अरे एक ऐसा टाइम आएगा जब ये दोनों टॉर्क बराबर हो जाए। एक टॉर्क और कोई डेवलप कर रहा है वो स्पाइरल, एक टॉर्क और कोई डेवलप कर रहा है वो स्पाइरल। एकदम आप स्प्रिंग से रिलेट करो, आपको एक एक चीजें फील आ जाए। बस स्प्रिंग में हर चीज लीनियर में होता था, यहाँ हर चीज रोटेशनल में होता है। क्या क्लियर। अच्छा वो टॉर्क क्या है, अब उस टॉर्क का फॉर्मूला को अगर आप लिखोगे तो वो टॉर्क को हम कहते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। अब लोग बोलेंगे सर टाइप करेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क, मैं इसको बताऊंगा। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, के थीटा, याद करो के एक्स। अच्छा सोचो अगर आप जितना ज्यादा मास लटकाते थे उतना ज्यादा वो डिफ्लेक्ट होता था, उसी तरह से जितना ज्यादा टॉर्क होगा ये उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। तो देखो तो डिफ्लेक्शन और थीटा, क्या ये बातें सबको समझ आ गई। अब आगे सोचो, अच्छा इसको नाम क्यों बोल रहे हैं, सोचो। अच्छा एक बात बताओ, याद करो अगर आपने मास को लटका दिया तो स्प्रिंग तो एक्सटेंड हो जाता था। याद करो आप मास को लटका देते थे स्प्रिंग एक्सटेंड होकर जाता था, लेकिन जैसे आप मास को हटाते थे वापस से पॉइंटर अपने मेन पोजीशन पे जाके रिस्टोर हो जाता था। वापस से पॉइंटर अपने मेन पोजीशन पे जाके रिस्टोर हो जाता था। क्या ये बातें सबको फील आ गई, वापस से पॉइंटर अपने मेन पोजीशन में जाके रिस्टोर हो जाता था। क्या ये बातें सबको फील आ गई। तो देखो यहाँ पे पॉइंटर क्या हो रहा है, रीस्टोर हो रहा है। यहाँ पे पॉइंटर क्या हो रहा है, रीस्टोर हो रहा है कि नहीं। इसीलिए कहा जाता है इस तरह के टॉर्क को रीस्टोरिंग टॉर्क। क्योंकि अगर आप मान लो जैसे करंट बंद करो, मान लो आपका मीटर से करंट पता चल गया कितना है, अब क्या आप जिंदगी भर क्या पॉइंटर को वही चाहोगे, नहीं ना। फिर तो आपको नेक्स्ट रीडिंग के लिए पॉइंटर को जीरो पे लाना चाहिए। तो आप क्या करोगे, जैसे ही तार को हटाओगे कौन सा टॉर्क अचानक से गायब हो गया, ये वाली टॉर्क अचानक से गायब हो गई, वाली का अचानक। लेकिन ये टॉर्क तो अभी भी है, स्प्रिंग फिर उसको कड़ाक से खींच के वापस मेन पोजीशन में लाए। तुम देखना ऐसा क्यों, तो देखना वो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे होते होते रुक जाता है। क्या ये बात सबको समझ में आया, आया कि नहीं आया। इसलिए हम इस तरह के टॉर्क को क्या बोल रहे हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क। सबको फील आ गई ये बातें, क्या ये बातें सबको फील आ गई। अच्छा अब मुझे एक बात समझो, अच्छा इस पूरे गेम में एक चीज आपने ध्यान दिया, ये टॉर्क लगभग कांस्टेंट है। इस पूरे गेम में एक चीज आपने ध्यान दिया, टॉर्क लगभग कांस्टेंट है बिकॉज ऑफ दैट सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट। अगर वो सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट नहीं होता तो शायद ये टॉर्क लगभग कांस्टेंट नहीं होता, तो फिर गेम में ट्विस्ट आ सकता है। क्या ये बातें सबको समझ में आ गई। अब आप एक चीज और ध्यान से, एक और चीज देखोगे, जब आप इन दोनों रिलेशन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक बड़ा खास दिखेगा। देखो अच्छा मेन क्या होता है, अगर मान लो आप जो गैल्वेनोमीटर लगाते हो तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव तो यही होता है ना भाई कि अगर हम करंट दे रहे हैं तो डिफ्लेक्शन दिखे। तो बताओ यहाँ पे देखो करंट आई है और यहाँ पे डिफ्लेक्शन थीटा है। क्या ये बात समझ में आई, मतलब आई और थीटा के बीच में कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश आप कर सकते हो। ये बातें सबको फील आ गई तो प्लीज ईमानदारी से सर बोलिए। तो देखो कहीं ना कहीं थीटा और आई, थीटा क्या बता रहा है, डिफ्लेक्शन मेरे भाई, और वही रीडिंग होता है।
ऊपर में लिख दिया जाता है 1 2 3 4 5 6। तो जितना ज्यादा थीटा उतना ज्यादा रीडिंग में चेंजेस आएगा। क्या ये बात समझ रहा है? ये थीटा आउटकम है, ये थीटा क्या आउटकम है। और इसी को हम देख के बताते हैं कि करंट ज्यादा है या कम। जितना ज्यादा करंट, देखो आई जितना ज्यादा बढ़ाओगे थीटा एकदम प्रोपोर्शनलिटी में उतना बढ़ेगा, आई जितना कम करोगे थीटा प्रोपोर्शनलिटी में कम होगा। अगर करंट नहीं फ्लो करेगा थीटा जीरो, मतलब बेटा जहां पे मार्किंग किया हुआ है जीरो वहीं पे रहेगा। क्या ये बातें सबको समझ में आ गई? और ये दो रिलेशनशिप भी बड़े खास है, याद रखना पूरे गैल्वेनोमीटर में यही दो रिलेशनशिप काम किया, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, तो एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और एक रिस्टोरिंग टॉर्क। तो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन के समय ये दोनों टॉर्क बराबर होंगे क्यों? तो हम बोल सकते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? बानी। और रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? के थीटा। क्या ये सबको फील आ गया? अरे क्या ये सबको फील आ गया? बानी एंड के थीटा, ये रिलेशनशिप बहुत ही खास है, ये रिलेशनशिप बहुत खास है। बस अगर आप ये रिलेशनशिप समझ गए तो आप पूरा गैल्वेनोमीटर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ गए। क्या सबको ये बातें फील आ गई? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या ये बात, अब देखो, अब कुछ वाहियात वर्ड होते हैं, अगर आप जरा देखोगे, प्लीज लिखना, आप जरा देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो देखो मैंने क्या लिखा, के थीटा इक्वल टू बानी, है ना। कुछ लोगों ने क्या बात है सर, आप बानी का बहुत नाम ले रहे हो। तो देखो के थीटा इक्वल टू बानी, ठीक है। कभी कभी अगर स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हो ना तो टीचर उनका बहुत नाम लेते हैं, क्योंकि समझ ही रहो रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट्स का नाम लेके तो हम लोग अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, भैया देखो ये बच्चे ने मेरा ये किया, ठीक है। इसलिए आप लोग भी करो तो आपको भी फिजिक्स में कभी ना कभी जगह देंगे। ऐसे कोई स्टूडेंट बानी नाम की अभी तक हमारे ये में सक्सेसफुल नहीं, किसी ने नीट जेई तो नहीं निकाला इस नाम का अभी तक, ठीक है। ऐसे ये नाम बड़ा अच्छा लगता है बानी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो के थीटा इक्वल टू बानी। अब आगे सोचो तो मैं क्या करने वाला हूं, समझ गए होगे। तो देखो मैं देखने वाला हूं थीटा और आई। अच्छा इस पूरे गेम में एक बात बताओ, दो ही चीज वेरिएबल है, जरा ध्यान दो। एक, अगर आप गैल्वेनोमीटर का अरेंजमेंट देखते हो, जरा फील करना, अगर आप कोई भी गैल्वेनोमीटर को देखते हो तो पूरे गैल्वेनोमीटर में, हर तरह के गैल्वेनोमीटर में सिर्फ दो ही चीजें बार बार वेरी कर सकते। कौन कौन सी चीजें आप समझ गए? किसी भी टाइप के आप गैल्वेनोमीटर को देखोगे तो सिर्फ उसमें दो ही तरह की चीजें अरेंज हो सकती। कौन कौन से दो टाइप की चीजें आप बता सकते हो क्या मुझे? कौन कौन से दो चीजें यहाँ पे वैरी कर रही है लगातार? एक टाइप का आप गैल्वेनोमीटर ले लीजिए, तो देखना उसको आप बार बार यूज करोगे तो सिर्फ दो ही चीज चेंज होगा, एक तो आई और दूसरा थीटा मेरे भाई। क्लियर? एक आई और दूसरा थीटा, है ना। तो आप जरा देखो ये थीटा और ये आई, बाकी तब तो सब तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कोई भी गैल्वेनोमीटर के अंदर मैग्नेटिक जंप कांस्टेंट, एरिया ऑफ द लूप फिक्स है, एन भी फिक्स है और के भी फिक्स है। तो थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, बी ए एन बाई के इंटू आई। कुछ किताब इसको उल्टा भी लिखते हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, लेकिन मैं ऐसे लिखता हूं, याद करो। कुछ लोग ऐसे भी लिखते थे, आई इज इक्वल टू के बाई बी ए एन इंटू थीटा, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट। याद करो v इक्वल टू आई आर लिखो या i इक्वल टू v बाई आर लिखो। लेकिन ज्यादा अच्छा कौन लग रहा है बताओ, ये एक्सप्रेशन ज्यादा सुटेबल है या एक्सप्रेशन? बताओ ज्यादा सुटेबल कौन सा एक्सप्रेशन, वन या टू? लॉजिक से देख के कितने लोग सही बताते हैं? ज्यादा सुटेबल वन है, इसलिए मैं वन वाले एक्सप्रेशन को फॉलो करता हूं, ठीक है। तो देखो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्लियर? थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब थीटा की जो वैल्यू है ना वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट का, और ये वाला टर्म एक कांस्टेंट है, and we call this as a galvanometer constant, and we call this as a galvanometer constant। अच्छा ये फर्स्ट पे हम क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं, जबकि कुछ किताब तो बेटा सेकंड को भी लिखते हैं? इसके पीछे का कारण समझो। मुझे ऐसा लगता है कि बेटा थीटा करंट पे डिपेंड करता है। अरे थीटा तब आएगी जब करंट होगी मेरे भाई। थीटा किस पे डिपेंड करेगा? करंट। ऐसा तो नहीं पहले डिफ्लेक्शन होगा बाद में करंट जाएगा। क्या कभी किसी गैल्वेनोमीटर में देखे हो प्लग जोड़ने से पहले ही डिफ्लेक्शन तैयार, भैया 5 एम्पियर देना है करंट? नहीं, पहले आप क्या करते हो, करंट देते हो तब डिफ्लेक्शन। समझने की कोशिश करो, ठीक है। इसलिए मुझे लगता है कि थीटा डिपेंड्स ऑन, ये कहना मुझे थोड़ा बेईमानी लगता है कि आई डिपेंड्स ऑन थीटा, ना ना ये फील नहीं आता, लेकिन ये फील आता है कि डिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन करंट, डिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन करंट। आई होप कि ये बात सबको फील आ गया एकदम, जरा ध्यान से देखो, एंड दैट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है। अब एक और मजेदार चीज मैं आपको बताता हूँ। मैं एक्चुअली, तुम लोग कुछ लोग सोच रहे हो सर आगे पीछे क्यों होते रहते हैं, कोई मुझे बता सकता है क्या कि मैं थोड़ा सा कैमरा से पीछे कहाँ जाता हूँ? कोई मुझे एक बार बताओ। हाँ रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ, मेरा एक भुलक्कड़ वाला आ गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चलो अब मैं आपको फील कराता हूँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट। आपने ये वर्ड सुना होगा, मुझे लगता है ये वर्ड सुन के सब चमक जरूर जाएंगे, सेंसिटिविटी। क्या ये सुना है? सेंसिटिविटी, क्या ये वर्ड सुना है या नहीं सुना? मजा आ जाएगा।
मजा आ जाए। कहाँ सुना है ये सेंसिटिविटी? कोई मुझे बता सकता है ये सेंसिटिविटी वर्ड आपने कहाँ सुना है? पोटेंशियोमीटर में। वेरी गुड, आमना ने बोला पोटेंशियोमीटर। आमना सॉरी, पोटेंशियोमीटर की भी सेंसिटिविटी छूट गया है, उसको भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, वो भी पढ़ाना है मुझे। अरे ठीक बोल रहे हो, पोटेंशियोमीटर। हाँ, और कोई मुझे बता सकता है? सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर में भी छूटा हुआ है, उसको भी डिस्कस करेंगे, टेंशन मत। सर मैम थोड़ा पढ़ाई थी, बिल्कुल आम ठीक है। मैं भी तो तुम्हें बताना चाहिए था कि सर ये छूटा हुआ है। बिल्कुल, पश्चिमी ने सही बोला, मैं जो सुनना चाह रहा था वो पश्चिमी ने बोला, ऐसे सब लोग सही बोलो। सेंसिटिविटी का सबसे अच्छा डेफिनेशन किसने दिया था? सेंसोडाइन। एक बात और ध्यान देना, मुझे सेंसोडाइन वाले लोगों ने कोई पैसे नहीं दिए इसके, बस मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, उन्होंने बड़ा अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से सुना, सेंसोडाइन ने कितना अच्छा इस चीजों को एक्सप्लेन किया, जरा समझिए। सेंसोडाइन की उस एड को जरा ध्यान से देखिए, सेंसोडाइन की उस एड को जरा ध्यान से देखिए, उन्होंने क्या बोला था? जब आप कुछ ठंडा या गर्म ले और आपके दांतों में झंझनाहट हो तो हम उसे सेंसिटिविटी कहते हैं। अगर उसे आपको छुटकारा चाहिए तो आपको सेंसोडाइन यूज करना। क्या क्लियर? वो जो डॉक्टर बताते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो सेंसिटिविटी क्या होती है? आप कितने सेंसिबल हैं किसी चीज को लेकर। अब मान लो किसी आदमी का सेंसिटिविटी बहुत, मान लो हॉट सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है या कोल्ड सेंसिटिविटी ज्यादा है, बता आइसक्रीम खाएगा, सोचो वो थोड़ा सा भी आइसक्रीम खाएगा, बोलो क्या होगा? झंझनाहट होगा उसको। वो तुम्हें पता चल जाएगा बेटा की सेंसिटिविटी है, बोलेगा मैं, कुछ लोग बोलते हैं ना मैं ठंडा नहीं ज्यादा खाता, मैं गर्म नहीं ज्यादा पीता, कहे भैया दांतों में सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है आप कितने सेंसिटिव हो किसी चीजों को लेकर। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मजाक मजाक में कुछ बोल दो, बड़ा इतना सेंसिटिव हो जाएंगे, लग रहा है कि जैसे गला उला काट दिए। हाँ, और कुछ लोग इतने कूल होते हैं कि बेटा गला भी काट दो और थाली में देखोगे तो ऐसे हंसते रहेंगे। तो मतलब समझ, सेंसिटिविटी का लेवल जो है हर इंसानों की अलग अलग है। खास करके मैं आपको बताऊं तो गैल्वेनोमीटर, अच्छा एक बात बताओ, कोई भी गैल्वेनोमीटर अच्छा कब कहलाएगा? आप सवाल तो ऐसा, सेंसिटिविटी तो समझ गए। अच्छा बताओ, सेंसिटिविटी ज्यादा, सेंसिटिविटी अगर किसी चीज का ज्यादा है, जरा सोचो, तो अगर मान लो आपके दांतों का सेंसिटिविटी ज्यादा है तो क्या आप ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा चीज खा पाएंगे या नहीं? फील करके बताना मुझे, क्या आप ज्यादा गर्म या ज्यादा चीज ठंडा खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। तो आपका खाने का जो रेंज है वो कम हो जाएगा। अरे आपके खाने का जो रेंज है वो कम हो जाएगा। फील करना, ये सब चीजें आगे बताऊंगा। अब समझते हाँ सर ये बात तो समझ गए। तो सेंसिटिविटी क्या होती है? तो देखो, अगर आपको मान लो कोई चीज पता करना है कि गर्म है कि ठंडा है, तो बेटा अगर आपको पता करना है कि कोई चीज थोड़ा भी गर्म या थोड़ा भी ठंडा है, तो आप किस इंसान को खिलाना चाहोगे? जिसका सेंसिटिविटी ज्यादा है या जिसका सेंसिटिविटी है ही नहीं? किसको आप खिलाना चाहोगे? किसको खिला के डिटेक्ट करवाना चाहोगे कि वो, हाँ देखो, यही पे तुम लोगों ने सही जवाब दे दिया। मुझे लग रहा था कि गलत होगा लेकिन सही जवाब दिया, वेरी गुड। अरे बिल्कुल सही, जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है वो जल्दी से डिटेक्ट करके बता देगा कि ये चीज ठंडा है या गर्म। तो जरा सोचो गैल्वेनोमीटर क्या है? तो गैल्वेनोमीटर एक्चुअली में करंट मेजरिंग डिवाइस है। करंट मेजरिंग नहीं है, करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है। ओहो फील नहीं है, करंट को डिटेक्ट करने वाला डिवाइस है। तो बताओ गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? जरा ईमानदारी से बताइए, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए? तो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी, सॉरी आमना यहीं पे गलत बोल गई, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि करंट को डिटेक्ट करने के लिए बना है। ये माइक्रो एम्पियर के भी करंट को डिटेक्ट कर पाए, ये मेजर करने के लिए नहीं बना है। याद रखना, करंट को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर है। ओहो फील नहीं आया? तो जो चीज डिटेक्ट करना चाहता है, थोड़ा से भी थोड़ा करंट को तुरंत डिटेक्ट करके बताए, हम कहेंगे उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। तो गैल्वेनोमीटर शुड हैव हाई सेंसिटिविटी, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। क्या ये बातें फील आ गई? गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। क्या आमना तुम्हारा इमेजिनेशन बदला? हाँ, श्रेया ने बोला यस सर, वेरी गुड, सबको फील आ रहा है। तो समझो सेंसिटिविटी ज्यादा मतलब थोड़ा से थोड़ा करंट को भी फटाक से डिटेक्ट करके बता दे भैया हाँ है कुछ ना कुछ, समझ में? अच्छा, अब सवाल उठा सेंसिटिविटी को डिफाइन कैसे? सेंसिटिविटी को डिफाइन कैसे? तो हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग देखना, कुछ लोग होते हैं देख भाई, मार देना लेकिन उनको गाली नहीं देना, मार दो लेकिन हम गाली मत देना। बिहारी लोग ऐसे कुछ, बिहारी लोग को मारो और गाली दो, तो दो अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो गुस्सा उनको ज्यादा किस में आता है, गाली में या मारने में? तो देखना वो लोग गाली के ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बोलते भैया अरे मार दो तो जाओ लेकिन गाली मत दे। तो दे आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स गाली। तो इनपुट में क्या है गाली और आउटपुट में क्या है गुस्सा, समझने की कोशिश करो। तो सेंसिटिविटी हर इंसान की अलग अलग होती है। कोई आदमी पढ़ाई वढ़ाई को लेकर बहुत सेंसिटिव है और कोई आदमी अपने डेली लाइफ को भी लेकर सेंसिटिव है, कोई आदमी फिजिक्स को लेकर सेंसिटिव है, कोई आदमी केमिस्ट्री को लेकर सेंसिटिव है।
है ना। अगर केमिस्ट्री में थोड़ा सा भी कराओगे मैं तो इसमें चलो जो कराओगे और फिर लोग मुझे में आ रहा है मुझे साथ ऐसे भी नहीं समझ में आता था, अब ये नहीं समझ में आ रहा था क्या हो गया। तो सेंसिटिविटी ना हर तरह का हो सकता है। तो अब जैसे किसी आदमी को ठंडा खाने में दिक्कत है तो हम कहेंगे उसका कोल्ड सेंसिटिविटी है। किसी आदमी को गर्म खाने में दिक्कत है हम कहेंगे हॉट सेंसिटिविटी है। किसी को ठंडा और गर्म दोनों में दिक्कत है हम कहेंगे बेटा कोल्ड एंड हॉट सेंसिटिविटी है। क्या ये बातें फील आ रही? आप समझ बेटा सेंसिटिविटी डिफाइन कैसे करें, सेंसिटिविटी किसी भी चीज का डिफाइन कैसे करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सेंसिटिविटी कैसे डिफाइन करें। जरा ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से सुना सेंसिटिविटी को डिफाइन कैसे करें। इमेजिन करना, ठीक है। मान लो कि मेरे पास दो बंदे पड़े हैं, पीयूष एंड हर्ष, ठीक है। ये हमारे दो प्यारे से बंदे हैं, पीयूष एंड हर्ष। फील करना सारे लोग, ये हमारे दो प्यारे से तो नहीं है, गधेड़े हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दो बंदे पीयूष एंड हर्ष, फील करना, ठीक है। मैंने इनको, मान लो कि पीयूष को मैंने 4 डंडा मारा, जरा ध्यान से, और हर्ष को मैंने 5 डंडा मारा, सॉरी डंडा इधर लिखिए, हर्ष को मैंने 5 डंडा मारा, ये डंडा है। तो मैंने इनपुट में इनको क्या मारा, डंडा। मैंने इनपुट में क्या मारा, इनको डंडा। अब देखते हैं आउटपुट में क्या देते हैं। तो बेटा पीयूष ने मुझे क्या दिया, जम के दिया गाली, ठीक है। मान लो पीयूष ने मुझे 20 गाली दिया। पीयूष ने कितना गाली दिया, बाहर लिया, जमजमा के गाली दिया, दिस है दैट है डैश डैश डैश। पीयूष ने मुझे जम के दिया 20 गाली। और बताओ हर्ष को मैंने 5 डंडा मारा था, हर्ष ने मुझे दिया 30 गाली। जरा फील करो, जरा फील करो। या मान लो मुझे हर्ष ने दिया 24 गाली। मान लो मुझे हर्ष ने, या एक काम करते हैं, हर्ष, हाँ 24 से लिखो, हर्ष ने मुझे 24 गाली दी। अच्छा आप जरा लॉजिक से बताइए ज्यादा सेंसिटिव कौन है, हु इज मोर डंडा सेंसिटिव। तो ज्यादा सेंसिटिव कौन है, पीयूष या हर्ष? बताओ पीयूष या हर्ष। लेकिन पीयूष ने तो मुझे कम गाली दिया, तो आपको कैसे पता चला कि पीयूष ज्यादा सेंसिटिव है? पीयूष ने तो मुझे कम गाली दिया। तो जरा ध्यान से देखो, इससे पता नहीं चलता। बिल्कुल, वेरी गुड आमना, इससे कभी नहीं पता चलता। आउटकम देख के मत सोचो। कोई आदमी बहुत गुस्से में है तो पहले देखो कि उसका इनपुट भी क्या था। कोई आदमी थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा आ जाता है, समझ जाना बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। कोई आदमी बहुत बड़ा इशू है तब जाके गुस्सा आ रहा है, तो समझ जाना उसकी सेंसिटिविटी कम है। जैसे मुझे कुछ लोग गुस्साल बोलते हैं। अच्छा आप मुझे एकदम प्रैक्टिकली बताइए, क्या मेरी सेंसिटिविटी हाई है या लो है या मीडियम? ईमानदारी से बताओ। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि ये आदमी बहुत ज्यादा ये है, ठीक है। हाँ देखो पीयूष बोल रहा है सर बहुत हाई है आपका सेंसिटिविटी। चलो क्या, ठीक है। तो मेरा सेंसिटिविटी पीयूष ने बहुत हाई कर दिया, मतलब मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आ जाता हूँ, क्या पीयूष? ऐसा है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, हाँ चलो अब देखते हैं। तो मेरा सेंसिटिविटी ये बहुत आई है, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर आप देखो तो पीयूष का सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, क्या है भाई? तो देखो 4 डंडा में 20 गाली, तो सोचो एक डंडा में कितना गाली। तो अगर पीयूष को एक डंडा मारते तो लगभग 5 गाली देते, और वही अगर हर्ष को आपने एक डंडा मारा तो 4.8 गाली दिया। तो पर डंडा किसने ज्यादा गाली दिया, जरा ध्यान से देखो, पर डंडा किसने ज्यादा गाली दिया। तो पर डंडा जो ज्यादा गाली दे रहा है समझ जाओ उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। तो यहाँ पे पीयूष पर डंडा 5 गाली दे रहा है, तो पीयूष की सेंसिटिविटी ज्यादा है। तो अगर आप किसी भी चीज का सेंसिटिविटी निकालना चाहते हो, डंडा सेंसिटिविटी, तो आप चेक करो कि आउटपुट और इनपुट में क्या असर है। तो आप क्या चेक करोगे, आउटपुट बाय इनपुट। क्या ये सबको फील आ गया? आउटपुट बाय इनपुट, इससे समझ में आएगा कि पर यूनिट में कितना आउटपुट फ्लक्चुएट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। क्या ये सबको फील आ गया? क्या ये सबको फील आ गया? प्लीज ईमानदारी से बताइए, ये सबको फील आ गया होगा। देवस्मिता दे, तुम्हें क्या ये बातें फील आ गई? देवस्मिता दे, पूरा फील आ रहा है? चलो अब जरा सोचो, कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर ये चीज तो मैं समझ गया, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो। अब सवाल उठा सर गैल्वेनोमीटर में सेंसिटिविटी क्या होती है? तो एक बात बताओ, गैल्वेनोमीटर में आप क्या देते हो इनपुट में? गैल्वेनोमीटर में आप क्या देते हो इनपुट में? ईमानदारी से बताओ, इनपुट में आप क्या देते हो? करंट। और आउटपुट में क्या लेते हो? थीटा। तो आउटपुट हो गया थीटा और इनपुट में हो गया करंट। तो आप गैल्वेनोमीटर को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। कोई भी गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी क्या है? कोई भी गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी क्या है? लगता है फील नहीं आया। तो किसी भी गैल्वेनोमीटर का आप करंट सेंसिटिविटी डिफाइन कर सकते हो, क्लियर। लेकिन एक सवाल उठ रहा होगा कि सर किसी भी गैल्वेनोमीटर का करंट सेंसिटिविटी कैसे डिफाइन करें? तो देखो समझ में आ गया होगा। तो आप देखो कुछ नहीं करना, आपको बेसिक इक्वेशन पता है, के थीटा या के थीटा इज इक्वल टू बानी। क्या ये सबको पता है या नहीं? अरे के थीटा इज इक्वल टू बानी,
क्या ये सबको पता है? अब बताओ, अगर आपको किसी भी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो बोलो क्या कर जानी है। अगर आप चाहते हो कि किसी भी गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी बढ़ाए तो क्या करना होगा? तो करंट सेंसिटिविटी में इनपुट में क्या है? करंट, और आउटपुट में क्या है? एंगल। तो थीटा बाय आई, थीटा बाई आउटपुट बाई इनपुट, आउटपुट में डिफ्लेक्शन, इनपुट में करंट। तो देखो कि पर यूनिट करंट कौन गैल्वेनोमीटर ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। तो मान लो 2 गैल्वेनोमीटर आपके पास, दोनों पे 1-1 एम्पियर करंट दिया और एक बेटा धड़ाक से डिफ्लेक्ट हो गया। एक ही ज्यादा सेंसिटिविटी किसकी है? पहले वाली जो धड़ाक से डिफ्लेक्ट, क्योंकि उसका थीटा में ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, है ना। सो अगर आप किसी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी डिफाइन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ऐसा कोई गैल्वेनोमीटर बनाए जो ज्यादा सेंसिटिव हो, तो आपको इस फॉर्मूले के तहत जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले के तहत जाऊंगा तो मुझे एक बड़ा खास बात क्या मिलेगा? थीटा बाई आई एंड दिस इज गिविंग यू करंट सेंसिटिविटी। थीटा बाई आई एंड दिस इज गिविंग यू करंट सेंसिटिविटी। कुछ लोग आईएस भी लिखते हैं, करंट सेंसिटिविटी। एस बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है करंट सेंसिटिविटी। अच्छा, अगर थीटा बाई आई निकालोगे तो इसको मैं नहीं लिखता हूं, आप लोग समझदार हो बहुत। तो थीटा बाई आई, तो देखो ये क्या आ जाएगा? बी ए एन बाई के। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट सेंसिटिविटी। क्या सबको समझ में आया? मतलब अगर आप किसी गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हो तो ये फॉर्मूले के तहत आप जाइए। ठीक है, आप लोगों सर इस फॉर्मूले से फायदा क्या? ये है आपका करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। मतलब अगर आप चाहते हो कि कोई गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव हो तो आपको इन 4 चीजों में फ्लक्चुएट कराइए, आपको सेंसिटिव मिल जाएगा। देखो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर दोगे सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ए बढ़ाओगे सेंसिटिविटी तब भी बढ़ेगी। नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाओगे सेंसिटिविटी तब भी बढ़ेगी। और के में चेंजेस लाओगे तो सेंसिटिविटी में तब भी चेंजेस आएगा। अच्छा, अब जरा सोचो, ज्यादा प्रैक्टिकली लोग किसको चेंज करते हैं? अगर आपको किसी गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो प्रैक्टिकली ज्यादा चेंजेस किस में करते हैं? कोई मुझे बता सकता है? इन चारों टर्म्स में ज्यादा चेंजेस प्रैक्टिकली एन में होता है। वेरी गुड। आप जितना नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाओगे उस गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। वेरी गुड, शानदार, जानदार, असरदार, क्या बात है, वेल डन। तो प्रैक्टिकली जो सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी जो बढ़ाई जाती है वो बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करता है, करंट सेंसिटिविटी। क्या ये बातें सबको फील आ गई? प्लीज एक बार सारे लोग ये सर बताओ। तो मुझे लगता है आपको मैंने पूरा फील करा दिया कि करंट सेंसिटिविटी कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी गैल्वेनोमीटर करंट को लेकर कितना सेंसिटिव है, और आप याद रखिएगा डिटेक्ट करने के लिए उन्हीं को लगाएंगे, डिटेक्ट करने के लिए आप उन्हीं को लगाएंगे जिनकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। ठीक है, अच्छा ये के राशि, ये के वो स्टिफनेस फैक्टर ऑफ द फॉस्फोर ब्रॉन्ज, भूल गए क्या राशि? स्टिफनेस फैक्टर ऑफ दैट फॉस्फोर ब्रॉन्ज। क्लियर? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो राशि ने एक बड़ा ही लॉजिकल सवाल पूछा कि सर यहाँ के का वैल्यू, तो इसलिए तो मैंने बोला कि प्रैक्टिकली इस के पे ज्यादा आप तवज्जो नहीं कर सकते। बात समझो राशि, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने इसलिए एक बात अभी समझा, के पे आप ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकते क्योंकि के फॉस्फोर ब्रॉन्ज का फिक्स है और वो ठीक ठाक वैल्यू है, तो आप के में कुछ नहीं कर सकते सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, इसलिए तो हम के पे उतना फोकस भी नहीं दिए। तुमने एक चीज ध्यान दिया, हाँ अनिशा बोली फिक्स्ड है ना, ये फिक्स्ड है एक तरह से मोटा मोटी, क्योंकि फॉस्फोर ब्रॉन्ज सबसे बढ़िया है घूमने के मामले में, ट्विस्टिंग उसका सबसे बेहतरीन होता है। और तुम्हें इलास्टिसिटी भी तो देखना पड़ता है। एक और बात बताओ, तुम्हें इलास्टिसिटी भी तो देखना पड़ेगा। अरे इलास्टिसिटी समझते हो ना, वो मतलब जैसे स्प्रिंग, ठीक है स्टिफनेस फैक्टर तो है ही, लेकिन इलास्टिसिटी वगैरह भी तो मैच करना पड़ेगा कि जो बार बार यूज हो, रग्ड यूज हो, टायर्डनेस कम हो, तो हर फैक्टर को मिला के देखोगे तो के जो है ना वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट डेवलप होता है, इसीलिए तो लोग ज्यादातर टाइम उस के को कंपनसेट एन से करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गया राशि? बोलो अब क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हो गया? और कुछ पूछना चाहते हैं? तुम लोग मतलब मेरी बातों को काफी एकदम ध्यान से सुनते हो, बहुत अच्छा, शानदार, अरे अच्छा, मतलब मुझे यकीन नहीं होता इतना इतना छोटा छोटा पॉइंट भी कोई पकड़ सकता है, बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, सर आपने तो करंट सेंसिटिविटी बता दिया, एक और सेंसिटिविटी होती है गैल्वेनोमीटर। एक्चुअली में ना तुम लोग जानते हो गैल्वेनोमीटर को आप 2 तरीके से यूज कर सकते हो, अमीटर और वोल्टमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को ना कुछ लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफाइन करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, अभी पढ़ाते रहे आपको मैं बताऊंगा कि अमीटर और वोल्टमीटर कैसे बनाया जाता है, कब बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कन्वर्जन कैसे किया जाता है। यही अब हमारा एकमात्र टॉपिक इस पूरे सेगमेंट में छूटा हुआ है, सो चिंता नहीं करना। ठीक है, अभी फिलहाल वोल्टेज सेंसिटिविटी भी हम लोग डिफाइन लगे हाथ कर लेते हैं। लगे आप किसी भी गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज सेंसिटिविटी भी डिफाइन करें। मान लो अगर आपको मन कर गया कि हम किसी गैल्वेनोमीटर के हेल्प से वोल्टेज को मेजर करें, याद रखना आप गैल्वेनोमीटर के हेल्प से करंट भी मेजर कर सकते हो
आप गैल्वेनोमीटर क्या है तो वोल्टेज भी मेजर कर सकते हो, बस थोड़ा सा स्लाइट मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी गैल्वेनोमीटर के से वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में सोचें तो कैसी फीलिंग आती है। सो उसके बारे में भी थोड़ा। अच्छा एक बात बता, अगर आप वोल्टेज सेंसिटिविटी का बात करेंगे तो आउटपुट में क्या दिखेगा, आउटपुट में क्या दिखेगा फटाक से बताओ। अगर किसी गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफाइन करेंगे तो आउटपुट में क्या क्या फ्लक्चुएट करेगा, आउटपुट में क्या लिखेंगे और इनपुट में क्या लिखेंगे, फटाक से बताओ। वोल्टेज सेंसिटिव आउटपुट में क्या लिखेंगे और इनपुट में क्या लिखेंगे, तो आउटपुट में लिखेंगे थीटा, आउटपुट में लिखेंगे थीटा और इनपुट में लिखेंगे वी। वेरी गुड, थीटा एंड वी। आउटपुट में थीटा, वोल्टेज सेंसिटिविटी नीचे जाएगी पर यूनिट वोल्टेज, पर यूनिट करंट, पर यूनिट डंडा। समझने की कोशिश करो, याद करो आउटपुट बाय इनपुट। तो इनपुट क्या दे रहा है और आउटपुट क्या है, तो आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि सर ये कैसे डिफाइन करें, फिर से वही बेसिक फॉर्मूला। तो चलो देखते हैं। तो देखो फिर से वही लिखेंगे बानी, तो आराम से लिख दीजिए के थीटा इक्वल टू बाई, है ना। ये हमारा हो गया के थीटा इक्वल टू बाई। क्लियर। अच्छा आप एक और चीज देखो, अगर आप इस चीज को बड़ा ध्यान से देखोगे, यहाँ तो आई आया तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये तो बड़ा है, ये डिबेटेबल इशू है, एक सहारा है इसका। आप समझ गए होगे क्या कर सकते, कोई मुझे बता सकता है। तो देखो आई जो है वो आई बेसिकली करंट है, आई बेसिकली क्या है, करंट। तो आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी बाई आर। तो देखो मैं लिख सकता हूँ के थीटा इज इक्वल टू बी ए एन वी बाई आर। क्या ये मैं लिख सकता हूँ, ये अरे क्या मैं ये लिख सकता हूँ या नहीं, तो ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो बिल्कुल अब मुझे डिफाइन करना है थीटा बाई वी। सो देखो मैं यहां लिखूंगा थीटा बाई वी। सो दिस इज गिविंग यू वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये आपको क्या देने वाला है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या फील आ गया। सो देखो थीटा बाई वी, तो यहां पे आएगा बी ए एन, ठीक है, थीटा बाई वी बी ए एन बाई के आर। यही हो गया आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। यही हो गया आपका फॉर्मूला फॉर द वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब कुछ लोग याद रखना बीएस, ये सब बस अब ये देखो ये नेमिंग स्टाइल है, इसमें मत पढ़ना। V से वोल्टेज, एस से सेंसिटिविटी, ठीक है। तो अभी समय मत पढ़ो, थीटा बाई वी इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या ये सबको फील आ गया ये डेरिवेशन, क्या ये डेरिवेशन। अच्छा बताओ, देखो कंसेप्ट क्लियर होने से क्या रटने की जरूरत होती है, कभी नहीं। मैं गारंटी बताता हूँ ये सब फॉर्मूला आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा, कभी रटना नहीं पड़ेगा, मैं गारंटी बताता हूँ। आज से अगर 50 साल बाद भी अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, तो तुम आराम से बता। करना क्या है, एक तरफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, एक तरफ रेजिस्टेंस टॉर्क, दोनों को बैलेंस करके उसी से सब हो जाएगा, उसी से सब हो जाएगा, कोई चीज रटना नहीं। तो समझो समझने का अपना एक फायदा होता है, समझने। अच्छा इसमें कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो रटना था, कुछ भी नहीं रटना था। देखो क्लियर, जैसे वहां स्प्रिंग में काम करता था के एक्स, यहाँ काम करता है के थीटा, वहां लिखते थे टॉर्क, तो टॉर्क में बानी। क्या समझ में आनी। अब आगे ये वोल्टेज सेंसिटिविटी। लेकिन एक बात बताओ, करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने का एक सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, ध्यान से। अगर आप चाहते हो करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना, करंट, तो आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते। अच्छा एक बात बताओ आप लॉजिक से, अगर आप चाहते हो कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाई जाए, अगर आप चाहते हो कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाई जाए, तो क्या वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी या नहीं। फॉर्मूला तो कहता है एन बढ़ाओगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी, क्या ये सही या नहीं। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हो तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगा या नहीं। चलिए फटाक से कमेंट करके बताइए, फटाक से कमेंट करके बताइए, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हो तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी या नहीं। और कोई लोग कमेंट करो, और कोई लोग। आमना बोल रहा है नो सर, अरे आमना पहले बोली सर बढ़ेगा, फिर बोल रहा नो सर। अच्छा आसना भी बोल रही नो सर, शालिनी। अच्छा शालिनी तुमने क्यों बोला नो सर, एक बार तुम बता दो, तुमने क्या सोच के बोला कि इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगी, फटाक से बोलो, बोलो। हाँ अरे शानदार, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। हाँ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, वेल डन। तुम लोग तो इतना फील कर ले रहे हो, क्या जरूरत है हमारे पढ़ने की, तुम लोग तो ऐसे ही फील कर ले रहे हो सर। तुम लोग जितने बैठ के यहाँ टाइम पास कर रहे हैं, समझे। बहुत शानदार। अरे बुड़बक लोग जरा देखो, तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हो तो क्या होगा बेटा, एन बढ़ा दोगे तो आर भी तो बढ़ेगा, क्योंकि वो तार जितना बार लपेट आएगा उसका रेजिस्टेंस, तार की उस कॉइल की रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। अरे उस कॉइल की रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। क्या ये बात फील आया, क्या ये बात फील आया। तो एक बात तो आप समझ गए होगी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से वैसे नहीं बढ़ती,
जैसा ऐसे। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए कोई और तरीका ढूंढो मेरे भाई, समझ में आया? के में तो आप प्रैक्टिकली ज्यादा चेंजेस कर नहीं सकते, एन में आप चेंजेस कर नहीं सकते, आर में चेंजेस कर नहीं सकते। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाने के मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है, चाहे बी चेंज कीजिए या ए। मतलब किसी गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज सेंसिटिविटी फ्लक्चुएट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी पे उतना फोकस नहीं करते। क्या ये बातें सबको समझ में आ गई? प्लीज एक बार सारे लोग ईमानदारी से बताओ। तो ये था वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, चुपचाप पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो तुम लोग। चलो हाँ ठीक है, सब लोगों ने बोला सर अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अच्छा सोचो, अब आते हैं वापस। अब सवाल उठा सर गैल्वेनोमीटर आमीटर में क्या अंतर है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात समझना चाहिए, है ना? तो अभी बेसिक बता देते, देन आफ्टर हम लोग न्यूमेरिकल सीधा जंप करेंगे। अब उसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं देने वाला, न्यूमेरिकल समझो बातों को, मुझे सिलेबस बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। अब जरा फील करते हैं, ठीक है? तो अब सवाल उठता है कि सर गैल्वेनोमीटर और एमीटर में क्या अंतर है? तो अंतर है एक छोटे सी चीज का। अब आते हैं सेंसिटिविटी पे। अरे याद करो, जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है उसकी रेंज कम या ज्यादा? फटाक से बताओ, जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा, मान लो जो आदमी का सेंसिटिविटी ज्यादा है उसका खाने का रेंज बढ़ गया या घट गया? कम। मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी डिवाइस की सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हो तो उस डिवाइस का रेंज कम हो जाएगा। मतलब उस डिवाइस की क्या हो जाएगी? रेंज कम हो जाएगी। जैसे गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्टिंग करने वाला डिवाइस है, वो छोटा से छोटा फ्लक्चुएशन को भी डिटेक्ट करे। मतलब हम गैल्वेनोमीटर को एक सेंसिटिव डिवाइस मानते हैं। तो अगर उसको एक सेंसिटिव डिवाइस मानते हो तो उसकी रेंज हो जाएगी कम। अरे उसकी रेंज हो जाएगी कम, समझने की कोशिश करो। तो अब सवाल उठता है तो फिर गैल्वेनोमीटर का समस्या क्या है? गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव डिवाइस है, समझ में आ रहा है? उसी के कारण से उसकी रेंज क्या है? कम है। तो जिस डिवाइस की सेंसिटिविटी ज्यादा होगी उस डिवाइस की रेंज कम होगी। अब जिस डिवाइस की रेंज कम होगी उसको आप मेजर करने के लिए तो यूज नहीं कर सकते। मान लो गैल्वेनोमीटर बेटा माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर तक मेजर करता है, उसका रेंज हो गया कम। मान लो आपने सेंसिटिविटी बम के बढ़ा दिया, उसका रेंज हो गया मिली एम्पियर। और अब आपको मेजर करना है एम्पियर में करंट, अब आपको मेजर करना है करंट को एम्पियर में, अब आपको मेजर करना है करंट को एम्पियर में। फटाक से बताओ, अब आपको अगर करंट को मेजर करना है एम्पियर में तो फटाक से बताओ क्या आप यूज कर पाओगे गैल्वेनोमीटर को? नहीं। क्यों? समझ गए होगे, उसका रेंज अब हो गया है कम। समझने की बात करो, उसका रेंज है कम और एम्पियर का रेंज ज्यादा, रेंज मेजर करने वाला चाहिए। मतलब जिस डिवाइस की सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, जरा ध्यान से सुनो, उस डिवाइस को आप मेजरमेंट में यूज नहीं कर सकते, डिटेक्शन वगैरह में यूज कर सकते हैं, या अगर मेजर भी करना है तो छोटे मोटे वैल्यू को आप आराम से मेजर कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि गैल्वेनोमीटर और एमीटर में एक बेसिक फर्क ये है कि गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी, जरा ध्यान से सुनो, गैल्वेनोमीटर और एमीटर में एक बेसिक फर्क ये है कि गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा होती है और इसका रेंज क्या होता है? कम होता है, जबकि एमीटर की सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर के कंपैरिजन में कम होता है और इसीलिए इसका रेंज क्या होता है? ज्यादा होता है। क्लियर? एक और ऐसा कारण है जिसके कारण से आप गैल्वेनोमीटर को, जरा ध्यान से सुनो, एक और ऐसा कारण है जिसके कारण से आप गैल्वेनोमीटर को यूज डायरेक्टली नहीं करना चाहोगे करंट मेजर करने के लिए। क्यों नहीं करना चाहोगे? वो जब हम एमीटर पढ़ाएंगे तब डिटेल से बताएंगे। अभी चूंकि बात सेंसिटिविटी की थी इसलिए मैंने ये बात बता दी। एक और इंपॉर्टेंट बात, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको दो डिवाइस देता हूँ, जरा सोचो, दो स्पीडोमीटर का बात करता हूँ। एक स्पीडोमीटर यूज होता है टेम्पो में, टेम्पो अरे ऑटो में समझो, और एक स्पीडोमीटर यूज होता है फरारी में। अच्छा बताओ किसका स्पीडोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है? लॉजिक से बताओ, किसका स्पीडोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है? लॉजिक समझो, किसका स्पीडोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है? देखो अनिष्का ने बोल दिया फरारी। ये सब हो गए टिपिकल इंडियन कैरेक्टरिस्टिक। बेटा महंगा चीज की अरे सेंसिटिविटी ऑटो की ज्यादा होगी। ऑटो बेटा 30, अरे ऑटो का मैक्सिमम स्पीड कितना है? 30। तो उसका पूरा काटा, जब ऑटो पूरा 30 में चलेगा तब पूरा काटा इतना घूमेगा टर। और फरारी बेटा 30 चलेगा तो काटा बस इतने में घूमेगा। नहीं समझ में? तो फरारी में अगर 2-4 किलोमीटर आगे पीछे भी हो जाएगा तो तुम ही लोग बोलते हो ना पता भी नहीं चलता फरारी में बैठे। अरे बेटा जब फरारी में बैठ गया और पता नहीं चल रहा है मतलब सेंसिटिविटी कम होगी। ऑटो में बैठते हुए अगर 1 किलोमीटर ज्यादा तेज हो गया पता चलने लगता है, सेंसिटिविटी ज्यादा है ना रे। अरे लॉजिक से सोचो रे, लॉजिक रे बाबा। तो जब देखो मुंह आ गया से फरारी है तो सेंसिटिविटी हाई होगा ना मुनाना। सेंसिटिविटी के लॉजिक को समझो। अगर सोचो ऑटो में, अगर ऑटो 5 किलोमीटर से भी चल रहा है तो बताओ डिफ्लेक्शन दिखता है? अरे अगर ऑटो 5 किलोमीटर से भी चल रहा है तो डिफ्लेक्शन दिखेगा, एकदम सिग्निफिकेंट दिखेगा। जबकि वही बेटा फरारी 5 100 में चल रहा है 105 भी हो जाएगा तो उतना सिग्निफिकेंटली पता नहीं चलेगा।
तो मतलब सेंसिटिविटी के मामले में तो ऑटो का स्पीडोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है ना। क्या मैं जो कह रहा हूं समझ में आया? तो ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब चीजों को ना फील करना सीखो। ये नहीं कि खाली देखो फिजिक्स क्या है, पहले प्रैक्टिकल लाइफ में चीजों को भी देखो, एनालाइज करो। अब अगले ब्रेक के बाद अब हम बताएंगे, ध्यान से सुनो, अब ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा, प्लीज टेंशन नहीं ले।